बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिसर्च स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस सीरीज़ में हम रेफरेंस मैनेजमेंट की बात करेंगे इन दीज साइंटिफिक राइटिंग्स, और रेफरेंस मैनेजमेंट को सीखने के लिए हम दो हिस्सों में काम करेंगे। पहले हिस्से में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कैपेबिलिटीज़ इन वर्ड एडिटिंग की बात करेंगे और दूसरे हिस्से में रेफरेंस मैनेजर मेंडले को सीखने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर सीरीज तकरीबन 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगी। तो आइए हम इसका पहला हिस्सा स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर सीरीज़ के बाद हम इस काबिल होंगे कि बड़ी आसानी से रेफरेंसेस को डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैनेज करना और डॉक्यूमेंट के अंदर क्रॉस रेफरेंस को भी देना सीखेंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो देखा जाए कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उसके लिए फॉर्मेटेड राइटिंग बहुत अहम होती है। आप किसी जर्नल को पेपर सबमिट कर रहे हो या किसी थीसिस पे काम कर रहे हो या कोई रिपोर्ट पे काम कर रहे हो, तो इसके लिए एक मखसूस किस्म की फॉर्मेटिंग की ज़रूरत होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्मेटेड राइटिंग इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, इट इज़ अ वेरी हार्ड टास्क। लाजमी तौर पे हर डॉक्यूमेंट एक अलग से फॉर्मेट रिक्वायर करता है। जैसे अगर हम टेक्निकल रिपोर्ट्स की बात करें, इसके अलावा थीसिस हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास जर्नल पेपर्स हो सकते हैं। इन तमाम के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पेश आ सकती है। जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, वो टेक्निकल रिपोर्ट्स में भी होते हैं, थीसिस के अंदर भी होते हैं। लेकिन लिस्ट ऑफ फिगर्स है, लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं जो टेक्निकल रिपोर्ट्स और थीसिस का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको जर्नल पेपर में भी उसकी ज़रूरत पेश आए। लेकिन अगर हम देखें तो रेफरेंस साइटेशन और बिब्लियोग्राफी या फॉर्मेटिंग तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा लाजमी होती है। तो आज हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम इन तमाम चीज़ों की आसानी से किस तरीके से फॉर्मेटिंग हो सकती है वो सीखेंगे। तो आज के पहले लेक्चर में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे कैपेबिलिटीज़ ऑफ एमएस वर्ड इन साइंटिफिक राइटिंग्स। Microsoft Word is not just a typing master. It is not it will not used as just as we use typewriter, but we have many features which facilitate us to make our document more consistent and more professional look. तो अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जिस कैपेबिलिटी की बात करेंगे वो उसके स्टाइल ग्रुप की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्टाइल ग्रुप बहुत ही अहम चीज़ है और इसको की अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि अगर हम स्टाइल ग्रुप को यूज़ करेंगे तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स और इस तरह रेफरेंसेस को साइट करना, और इसके साथ साथ बहुत अहम चीज़ क्रॉस रेफरेंस, जो एक डॉक्यूमेंट का एक पार्ट को दूसरे पार्ट के अंदर जाके रेफ़र करना होता है, उसको हम बड़ी आसानी से कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप को यूज़ करने की जो सबसे अहम रीज़न है वो ये है कि स्टाइल ग्रुप हमें बड़ी आसानी से डॉक्यूमेंट्स को एक डिज़ाइन के मुताबिक फॉर्मेट करना मुमकिन करता है। इसके अलावा स्टाइल ग्रुप की मदद से हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को मोर कंसिस्टेंट रख सकते हैं और प्रोफेशनल लुक उसकी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो बहुत अहम काम हो सकता है वो हम आम तौर पे हेडिंग की नंबरिंग देना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है अगर हम उसको मैनुअल तरीके से कर रहे हों, लेकिन स्टाइल यूज़ करते हुए हम इन नंबरिंग को बहुत आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स को जनरेट करना बड़ा आसान होगा हमारे लिए। रेफरेंसेस को, जैसे हम फिगर्स का रेफरेंस देखते हैं, टेबल का रेफरेंस देते हैं विद इन द टेक्स्ट, उनको देना हम बहुत आसान हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हम स्टाइल को यूज़ कर रहे हों। इसलिए इस ग्रुप को क्रॉस रेफरेंस के लिए भी हम बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के ऊपर हमारे पास स्टाइल का ग्रुप है, और इस स्टाइल के ग्रुप में जहाँ हमारे पास नंबर 1 पे क्विक स्टाइल विच आर रेडीमेड प्रोफेशनल लुक स्टाइल्स होते हैं, जो हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दूसरे हिस्से में जहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, उसको अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास और स्टाइल की एक विंडो हासिल हो जाती है, जिसके अंदर डायलॉग बॉक्स के अंदर बहुत सारे और स्टाइल भी होते हैं। और जहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है, जो एरो हमारे पास साइड की तरफ जा रहा है, तो उसको अगर हम देखें तो उस पर क्लिक करने की सूरत में हमारे पास एक लिस्ट हासिल हो जाती है, जिससे स्टाइल, जिसको हम स्टाइल पैन का नाम देंगे, और उसकी मदद से हम स्टाइल को चूज़ कर सकेंगे। अब किसी भी हेडिंग स्टाइल को कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो उसका तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे या सिलेक्ट करेंगे जिस पर हमने कोई मखसूस हेडिंग स्टाइल अप्लाई करना होगा, और फिर हम जस्ट होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप में से किसी स्टाइल को चूज़ करके जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाएगा। हाँ, उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज होगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसका स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। जो भी उस स्टाइल के अंदर अप्लाई किया हुआ होगा वो सारे का सारा उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको वहाँ पे वो स्टाइल नज़र नहीं आ रहा जो आपका रिक्वायर्ड स्टाइल है, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे डाउन एरो को, जो हमारे पास एक पूरी लिस्ट हासिल हो जाती है जिसमें वो तमाम स्टाइल्स मौजूद हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बिल्ट इन है। आप उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली के देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। ये एक्चुअली एक ऐसे है जो कि मेंटल स्टेट लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ माइंड साइकोलॉजी ऐसे है, जो कि ukessays.com से डाउनलोड किया गया है। अब अगर मैं इसको फॉर्मेट करना चाहूँ तो उसके लिए बड़ा आसान काम होगा कि मैं जस्ट पहली हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको टाइटल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने टाइटल पर क्लिक किया तो टाइटल के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग मौजूद थी वो सारी की सारी उस पर अप्लाई हो जाती है। इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलता हूँ। लेट्स से मैं एक और हेडिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं इंट्रोडक्शन टाइप करता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको हेडिंग 1 क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेवल हेडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से मैं दूसरी हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, उसको भी हेडिंग 1 दे देता हूँ। अब इसी तरीके से लेट्स से कि ये हमारे पास एक सब हेडिंग है जो कि हेडिंग 1 के अंडर आएगी, तो इसको मैं हेडिंग 2 का स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको इनका मकसद समझ आ जाएगा। लेट्स से कि ये भी हमारे पास हेडिंग 2 है, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इस तरफ नहीं जा रहा कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं जस्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। इसके बाद ये थ्योरीज कंसर्निंग थ्योरी ऑफ माइंड ऑफ डेवलपमेंट, इसको मैं हेडिंग 1 दोबारा ले लेता हूँ। अब लेट्स से कि दीज आर हेडिंग 2, दिस इज अगेन हेडिंग 2। अब मैं एक और सब हेडिंग की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसी जगह पे सब हेडिंग एंटर करता हूँ, हेडिंग 3-1। लेट्स से कि मैं इसको अपनी तरफ से हेडिंग 3-2 3-3। इस तरीके से मैंने 3 सब हेडिंग इंट्रोड्यूस की, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये हमारे पास हेडिंग
3 लेवल पे है, यानी ये सब हेडिंग है। तो मैं इसको हेडिंग 3 फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देता हूँ स्टाइल ग्रुप में, और इसी तरीके से दूसरी को भी मैं हेडिंग 3 पे क्लिक करता हूँ। अगेन दिस इज़ हेडिंग 3, और इस तरीके से मैंने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी मुझे जिस हेडिंग की ज़रूरत जिस तरीके से अप्लाई करना हो मैं कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने पूरे डॉक्यूमेंट की हेडिंग को हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के मुताबिक फॉर्मेट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जो दरमियानी टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसको भी अगर देखें तो ये भी हमारे पास एक ख़ास तरह का टेक्स्ट है। इसको भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको नॉर्मल के ऊपर ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्मेटिंग में स्टाइल में मौजूद है। अब अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि जो हेडिंग यहाँ पे बिल्ट इन है मुझे वैसी ही चाहिए हो। मिसाल के तौर पे ये अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये हमारे पास टाइटल है। इस वक्त मुझे यहाँ पे टाइटल नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसके डाउन एरो की पे क्लिक करता हूँ तो इसको आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वक्त टाइटल के अक्रॉस ये बॉक्स नज़र आ रहा है। अब मैं अगर इसको राइट क्लिक करूं तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हासिल होता है, जो कि जिसमें एक ऑप्शन है मॉडिफाई। मॉडिफाई करने की सूरत में मैं यहाँ से अब बड़ी आसानी से फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे इसका फॉन्ट टाइम न्यू रोमन करना है, लेट्स से कि मैं इसका साइज़ 16 करना चाहता हूँ, इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, इसके साथ इसको सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ, और जैसे ही मैं इसको करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास वो फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। तो लेकिन अगर इस जगह इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एक से ज़्यादा हेडिंग दी हुई हैं जो इस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, तो जैसे ही मैं एक जगह पे इसकी मॉडिफिकेशन करता हूँ वो तमाम स्टाइल्स जिनको हमने टाइटल के तौर पे लिया होगा वो इसके मुताबिक हो जाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए फर्स्ट लेवल हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग 1 पे राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया। अब मैं यहाँ से इसको अगेन ये टाइम न्यू रोमन ऑलरेडी है, मैं इसको 14 पे क्लिक करता हूँ। इसको लेट्स से टू गेट द व्यू बेटर व्यू मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, और फॉर्मेटिंग के अंदर आपको फॉन्ट, पैराग्राफ, टैग, बॉर्डर, लैंग्वेज, फ्रेम, ये तमाम फॉर्मेटिंग की कमांड यहाँ से हासिल हो जाएंगी। आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट लेवल हेडिंग दी थी वो इस सूरत में ब्लू कलर में बोल्ड टाइम न्यू रोमन 14 साइज़ के साथ आपके सामने नज़र आ रही है। अगर हम इसको नीचे की तरफ तो आपको थ्योरी ऑफ माइंड को भी इसी तरीके से किया गया था। फर्स्ट लेवल थ्योरी ऑफ माइंड को हमने फर्स्ट लेवल हेडिंग दी थी, और इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमने फर्स्ट लेवल हेडिंग दी होगी, हेडिंग 1 दी होगी, वो चेंज हो चुकी होगी। जैसे ये सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी आपको नज़र आ रहा है इसी तरह, और ये हाइपोथेसिस को हमने फर्स्ट लेवल हेडिंग दी थी। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट लेवल हेडिंग को हमने बड़ी आसानी से चेंज कर लिया। अब मैं अगर गौर करें यहाँ पे इसको हेडिंग 3 मैंने कहा था, हेडिंग 3 को मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो अब मैं इसका कलर लेट्स से टू बेटर व्यू मैं इसको ग्रीन कलर में बोल्ड करता हूँ, और यहाँ पे टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी हेडिंग 3 स्टाइल हमने अप्लाई किया होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका होगा। देख लेते हैं, ऊपर भी हमने एक दो जगह पे अप्लाई किया था जी, सब हेडिंग 3.2 और 3.1 ये भी हमने किया था। तो आप अगर गौर करें तो यहाँ पर भी ये चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम हेडिंग 2 को भी अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
हेडिंग 2 का स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ पर भी हमने हेडिंग 2 अप्लाई किया होगा वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम हेडिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 200 हेडिंग भी एक स्टाइल की होंगी, वो जस्ट एक क्लिक से हम मॉडिफाई करने के बाद चेंज कर सकेंगे। अब मैं चाहता यह हूँ कि ये तमाम टेक्स्ट हमारे पास किसी और फॉर्मेट में आए। तो मैं जस्ट, अगर गौर करें तो ये नॉर्मल है इस वक्त, तो राइट क्लिक करते हैं नॉर्मल के ऊपर, मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद मैं इसको टाइम न्यू रोमन में ले आता हूँ और इसका कलर भी चेंज करते हैं। लेट्स से कि दिस इज़ दिस ब्लू, एंड देन अगर मैं इसका पैराग्राफ के अंदर जाऊं और यहाँ से जस्टिफाइड कर दूं, ओके करता हूँ, ओके करूँ, तो जहाँ जहाँ पर भी ये नॉर्मल स्टाइल अप्लाई हुआ होगा वो सारे का सारा यहाँ पर चेंज हो चुका होगा। और इस तरीके से हम पूरे डॉक्यूमेंट को बड़ी आसानी से एक जैसी फॉर्मेटिंग के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम इस लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, मल्टी लेवल नंबर्ड हेडिंग। अब हमने हेडिंग स्टाइल अगर अप्लाई किया हुआ है तो उसके ऊपर मल्टी लेवल नंबरिंग करना बड़ा आसान है। मल्टी लेवल नंबरिंग से मुराद ये है कि आपने फर्स्ट लेवल हेडिंग को 1 2 3 4 की सूरत में नंबरिंग देनी है, जबकि उसके सब हेडिंग को आपने 1.1 1.2 1.2 1.3 की सूरत में हेडिंग देनी है, और उसके सब हेडिंग को 1.1.1 1.1.2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास थर्ड लेवल हेडिंग हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास तरीक़ाकार बड़ा आसान सा होगा कि हम सबसे पहले हम होम टैब पर प्रेस करने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे आपको मल्टी लेवल लिस्ट की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स हासिल होता है, जिसके अंदर पहले हिस्से में क्लिक लेवल टू मॉडिफाई, यहाँ पे हमें लेवल को सिलेक्ट करना होता है कि किस लेवल की फॉर्मेटिंग हम करने जा रहे हैं। तो हम पहले फर्स्ट लेवल को फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद उसके साथ अगर इसको स्टाइल लिंक कर रहे हैं तो उसको चूज़ करेंगे, फिर हम उसको फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट देंगे, और फिर हम अल्टीमेटली ओके पर प्रेस करेंगे तमाम लेवल्स को फॉर्मेट करने के बाद। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग हासिल हो जाएगी। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम दोबारा उसी डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। इस डॉक्यूमेंट में हमने इंट्रोडक्शन यानी जो फर्स्ट लेवल हेडिंग है इनको नंबर 1 2 3 की सूरत में लिखना है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो होम टैब के अंदर ये हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट है, इसमें हम डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। ये डायलॉग बॉक्स जो पहले डायलॉग बॉक्स दिखाया गया उससे थोड़ा स्क्वीज्ड लग रहा है, थोड़ा छोटा लग रहा है। तो आप जस्ट उसके नीचे अगर देखें तो एक मोर का बटन बना हुआ है, तो अब जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम डायलॉग बॉक्स सामने अपीयर हो जाता है। आप सबसे पहले फर्स्ट लेवल को क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिंक लेवल टू स्टाइल, यहाँ पर वो तमाम स्टाइल मौजूद हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लेवल को लिंक कर रहा हूँ हेडिंग 1 के साथ, लेवल टू शो इन द गैलरी, दैट इज़ लेवल 1। और यहाँ पे एंटर फॉर्मेटिंग फॉर द नंबर, अगर मैं इसको बैक स्पेस के साथ डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे आप गौर करें कि नंबर स्टाइल फॉर दिस लेवल वहाँ पर भी नन आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हासिल होता है जिसमें वो तमाम तरह के नंबर स्टाइल मौजूद हैं जो मुझे ज़रूरत हो सकती है। मैं इसमें से ये 1 2 3 वाला स्टाइल यूज़ करता हूँ। अब मैंने उसके बाद लेट्स से कि फुल स्टॉप यूज़ करना है तो मैं फुल स्टॉप मैन्युअली ऐड कर दूँगा। उसके बाद फाउंड अगर चेंज करना चाहूँ तो कर दूँ, अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट फाउंड हासिल कर लेगा। उसके बाद मैं लेवल 2 पर क्लिक करता हूँ। लेवल 2 पर क्लिक करने के बाद मैं लिंक लेवल टू स्टाइल, मैं इसको हेडिंग 2 के साथ लिंक कर देता हूँ। अल्टीमेटली ये दोबारा हमारे पास एंटर फॉर्मेटिंग फॉर नंबर। अब मैं इस नंबर फॉर्मेटिंग को कुछ इस तरह चाह रहा हूँ कि पहले
ये इंक्लूड लेवल नंबर फ्रॉम, पहले ये लेवल 1 को लिखे, उसके बाद मैं डॉट लगाता हूँ, उसके बाद यहाँ से नंबर स्टाइल ऑफ दिस लेवल चूज़ करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1.1 लिखा जा रहा है। अब मैं इसके आगे फुल स्टॉप खुद ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नंबर 3 लेवल पे चलता हूँ। ये भी सेम प्रोसीजर के साथ मैं इसको हेडिंग 3 के साथ लिंक करता हूँ। यहाँ पर लेवल नंबर के लिए मैं जस्ट पहले यहाँ पे सिर्फ लेवल 1 आ रहा था, अब लेवल 1 और लेवल 2 दोनों आ रहे हैं, तो मैं पहले लेवल 1 को इंक्लूड करता हूँ, फुल स्टॉप लगाता हूँ, फिर लेवल 2 को इंक्लूड करता हूँ, फुल स्टॉप लगाता हूँ, और फिर यहाँ से नंबर चूज़ करता हूँ 1 2 3। तो ये हमारे पास तीनों लेवल्स की फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं उसके बाद जस्ट ओके पे क्लिक करूँगा, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंडेंटेशन और अलाइनमेंट और नंबर अलाइनमेंट वगैरह सेलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को भी सेटल कर सकते हैं। और उसके बाद आप ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन का नंबर 1 नज़र आ रहा है, थ्योरी ऑफ माइंड का नंबर 2 नज़र आ रहा है, और उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड डेवलपमेंट ये 2.1 नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से आपको 2.2 और अल्टीमेटली 2.2 के बाद दोबारा जब फर्स्ट लेवल हेडिंग आएगी तो उसका नंबर 3 होगा, तो यहाँ पे नंबर 3 आ रहा है, और इसी तरह 3.1 3.2, और यहाँ पे आप देखें डिफरेंस 3.2 एंड देन 3.2.1 बिकॉज इट इज़ सब लेवल ऑफ हेडिंग 3। और जब हम ये थर्ड लेवल से आगे चलते हैं तो ये दोबारा 4 4.1 और इसी तरीके से 4.2, देन 4.2.1 एंड 4.2.2, और इसके बाद 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये हेडिंग लेवल ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। अब मसला क्या होता है, अब ये काम हम मैनुअली अगर करते तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सपोज़ करें कि हमने थीसिस लिखा, उसके अंदर 150 पेज हमने कर लिए, उसको मैनुअली फॉर्मेट कर लिया, मैनुअली हमने नंबर्स इस तरह कर दिए कि हेडिंग के नंबरिंग भी हमने कर ली, सब हेडिंग की नंबरिंग भी कर ली, लेकिन बाद में हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम नंबर 2 और नंबर 3 के दरमियान, लेट्स से नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान एक और हेडिंग एंटर करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और हेडिंग मैंने यहाँ पे नंबर हेडिंग 1 स्टाइल को यहाँ पे इंसर्ट करना है बिफोर नंबर 2। अब लेट्स से कि हमारे पास हेडिंग स्टाइल हेडिंग 1 15 हेडिंग्स हैं और मैं फर्स्ट हेडिंग के बाद एक नंबर इंसर्ट करता हूं, तो इसका मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड वो ले लेगी, नई हेडिंग सेकंड नंबर ले लेगी, और ऑनवर्ड तमाम हेडिंग्स को हमें चेंज करना पड़ेगा और मैनुअली ये काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। मैं जस्ट यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको हेडिंग 1 कहा तो उससे ऑनवर्ड थ्योरी ऑफ माइंड का ऑटोमेटिकली नंबर चेंज होकर हेडिंग 3 हो गया, नंबर 3 हो गया, और 3.1 ऑटोमेटिकली सब हेडिंग का नंबर भी चेंज हो गया 3.2, और इसी तरह नंबर 4 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने हेडिंग चेंज की वो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें चेंज हो रही हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 3.1 था जो हेडिंग 3 का सब हेडिंग थी, और मैं यहाँ पे एक और सब हेडिंग एंटर कर देता हूँ, और इसको सेकंड लेवल हेडिंग यानी हेडिंग 2 फॉर्मेट कर देता हूँ। तो जैसे ये 3.2 बना तो जो उससे पहले 3.1 जैसे ही ये 3.1 बना तो जो उससे पहले 3.1 थी वो ऑटोमेटिकली 3.2 हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हेडिंग के स्टाइल में लिखने की वजह से ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इस तरीके से हमने हेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट किया और उसको चेंज किया। अब भी अगर मुझे बाद में ज़रूरत पेश आती है और मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको बड़ी आसानी से चेंज कर सकता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन द हेडिंग और उसको मॉडिफाई करें। और लेट्स से कि मैं वाज़े करने के लिए ज़रा कलर चेंज करता हूँ, इसको
नंबर का फॉर्मेट चेंज करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जितनी भी हेडिंग स्टाइल होगी वो उसके मुताबिक चेंज हो चुकी होगी। इसके अगले हिस्से में हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे जनरेट करते हैं, और इसके अलावा हम फिगर्स को हमें किस तरह इंसर्ट करना चाहिए ताकि हम बाद में उसकी रेफरेंस आसानी से दे सकें, और किस तरीके से हम टेबल ऑफ टेबल्स भी जनरेट कर सकेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।